हेलो बच्चों, दिस इज के एम एस सर। आपके एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और एग्जाम समाप्त होने के बाद देखिए लास्ट का पेपर था आपका केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। हमने जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया पेपर एज इट इज आपको लगे हैं और जो पहले बताए हैं पेपर से पहले वो क्वेश्चन भी सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज पेपर में रखे मिले हैं। आज के पेपर में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पेपर कैसा था। देखिए जरा, पहला जो सवाल था आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंदर, तो वो सवाल था 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता क्या होगी। साथ में देखो इस ये जो सवाल है मोलरता का, इस सवाल को बहुत प्रैक्टिस में करवाया गया है आपको, और ये सवाल जब आप सॉल्व करेंगे मोलरता का फॉर्मूला लगा के तो इसका आंसर आपका निकल के आया होगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स। आंसर ही डायरेक्टली याद हो गया होगा, बहुत प्रैक्टिस कराई गई है इन सवालों की, मोलरता वालों की। दूसरा सवाल देखो कि हमारे पास लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर क्या लिख रहा है देखो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली आपने बहुत निकाले हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल है, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परावर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। बहुत आसान दे दिया ये सवाल भी, स्कैंडियम, ये टेस्ट में भी दे रखा है। अगला सवाल है यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक है। कौन सबसे अधिक क्षारीय है, मतलब एमीन का एक ऑर्डर बताया था आपको, ट्रिक बताई थी 312, वो आपने लगा दिया होगा। द्वितीयक एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल देखो, ये मैंने टेस्ट में भी दे रखा था, ये जो आपको क्षारीय वाला है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ये भी टेस्ट में दे रखा था सेम सवाल। अगला सवाल है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है, बहुत बार ये भी पढ़ा रखा है। अगला सवाल हमारे पास है, निम्न में से कौन सा यौगिक की पहचान टोलन अभिकर्मक से होती है। टोलन अभिकर्मक आपको मालूम है एल्डिहाइड देते हैं, कि हमने पढ़ा था फेलिंग विलियन टेस्ट, टोलन अभिकर्मक टेस्ट, वो एल्डिहाइड में मिलता है। आगे चलो, इसके बाद न्यूमेरिकल है, देखो 30 ग्राम, इसमें क्या पूछ रहा है, विलियन में हिमांक में भ्रमण और हिमांक। एक दिन पहले वीडियो आई थी, सेम सवाल वहां पे करवाया गया है कि भाई हिमांक में भ्रमण कैसे निकालेंगे और हिमांक कैसे सोल्व करेंगे, वो घटा देते हैं जो आता है 273 में से, वो सोल्व हो जाएगा। आगे बहुत आसान सवाल दे दिया, इसके बाद दिया है मोल अंश के बारे में और मोललता के बारे में, दोनों की डेफिनेशन बहुत बार रट रखी है आपने, ये सवाल हो गया होगा। फॉर्मूले भी साथ में आई होगा, आपने लिखे होंगे जैसा जैसे मैंने आपको समझाया है डेफिनेशन के साथ। आगे सवाल देखो, लेंथेनाइट आकुंचन, ये भी मोलनता ये टेस्ट में इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, वीडियो एक दिन पहले जो बताई थी। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसके अंदर आपको मालूम होगा कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है परमाणु त्रिज्या घटती है, और इसमें प्रभाव की विवेचना करनी है, 2 नंबर का सवाल है, तो इसमें आपको परिरक्षण प्रभाव का उदाहरण देकर के इस बात को समझानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय समावयवी, ये तो आसान है, ज्यामितीय समावयवी आपने सीख रखे हैं। अगला सवाल है इसके बाद तीसरा, इसमें दिया गया है कि संभावित मोनोक्लोरो समावयवों की संरचना बनाइए। देखो आपको इसकी मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी थी पहले, और रिएक्शन कराने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट बन रहे थे तो उसमें क्लोरीन पहली लोकेशन पे जोड़ दो, फिर दूसरी पे जोड़ दो, फिर आप कार्बन कार्बन के साथ चेन बना के और जोड़ सकते हो। इस तरीके से बहुत समावयवी की प्रैक्टिस करवाई है पूरे साल, वो हो गया सवाल। अगला सवाल है, फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण बताओ। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर फिनोल का क्वेश्चन आएगा तो आपको अनुनाद संरचना बना के आनी, प्रैक्टिस करवाई थी। और फिनोल में जो होता है OH ग्रुप, वो किससे जुड़ा रहता है, C6H5 रिंग से जुड़ा रहता है, जो खुद अपने आप में -I समूह है, एक कारण ये भी है। दूसरा वो अनुनाद शो करता है, एक कारण ये भी है। एक कारण आप ये भी बता सकते हैं कि जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 कार्बन होता है। ये सब कारण थे आपको समझा। नेक्स्ट सवाल है, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन, इनमें अंतर देना है, मतलब आपको एसिटाल्डिहाइड एसीटोन में क्या अंतर दे सकते हो भाई। एसिटाल्डिहाइड जो होता है इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड की एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, एक समूह पर एक वैलेंसी पर एल्किल समूह पाया जाता है। एसीटोन में कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों सिरों पर आपके एल्किल ग्रुप पाया जा सकता है। एक एक डिफरेंस ये दे सकते हो, और भी दे सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस है। ये दे सकते हो कि भाई ये जो है एसिटाल्डिहाइड, देखो ये आपका टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन टेस्ट देता है, एसीटोन नहीं देता है। बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो ये आपने लिख दे होंगे। एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये डिफरेंस हो सकता है कि भाई ये जो एसीटोफिनोन है ये आपका आइडोफोम टेस्ट दे सकता है और ये दूसरा आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा, ये भी डिफरेंस हो गया इस तरीके से। आगे चलो, इसके बाद और जो आपने दिया होगा बस वो ठीक होना चाहिए, ये नहीं मालूम कि आपने क्या दिया है, जो दिया है वो ठीक होना चाहिए। अगला है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। न्यूक्लियोसाइड देखो, बेस और शुगर जब आपस में मिलते हैं तो जो मिलकर के रचना बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं,
और जो बेस, शुगर और फास्फेट तीनों मिल जाते हैं आपस में, तो जो रचना बनती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। चाहो तो मैंने आपको समझा रखा था कि भाई संरचना भी बना पाओगे तो आपको संरचना भी बना देनी थी वहां पे। आगे चलो, इसके बाद तो और बेहतर मार्क्स मिलते होंगे, आई होप बनाई हो। विलियन की डेफिनेशन ये आपने कर दी होगी, ये तो सबसे पहले चैप्टर का ही सवाल है, बार बार रट रखा है। और किसी विलियन के सांद्रण को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसमें आपने बता दिया होगा कि सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, मोलरता, मोललता, मोलंश, नो, और आपके द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, आयतन प्रतिशत, उन तरीके से व्यक्त करते हैं। चलो आगे, अगला सवाल है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलियन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने कर दिया होगा, डेफिनेशन देनी थी। अगला सवाल है, गैर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये याद है परिभाषा आपको, न्यूमेरिकल आपने कर दिया होगा। अगला सवाल है हमारे पास घय, जिसमें दिया है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि Fe+2 उपचायक है जबकि Mn+ ऑक्सीकारक है। सक्रियता श्रेणी में के आधार पे इसका जवाब देना था, आपने दे दिया होगा। इसके बाद है Sc, एक संक्रमण तत्व है, Zn नहीं। ये सवाल बहुत आसान है, आपने बता दिया होगा, क्योंकि Zn में युग्मित इलेक्ट्रॉन आपके नहीं पाए जाते हैं और इस किडनी में पाए जाते हैं, इसलिए वो संक्रमण तत्व है। अगला सवाल है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये आपने बता दिया होगा, क्योंकि आंतरिक जटिल यौगिक बना लेते हैं, आंतरिक छोटा आकार होने के कारण। चलो, बहुत अच्छा समझा रखा है। अगला सवाल है, CuHCl में नहीं भूलता, क्योंकि भाई ये जो होता है Cu का स्थान सक्रियता श्रेणी में H के नीचे है, इसे रिड्यूस कर देता है, भूलता नहीं है, डिसोल्व नहीं हो पाता। चलो अगला सवाल, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? नहीं, अगर रखेंगे तो वो विस्थापित कर देगा। रिएक्शन भी दी होगी आपने, ये वाली रिएक्शन देनी थी इस सवाल के अंदर कि भाई CuSO4 प्लस Zn आपने दे दिया होगा, आगे जो प्रोडक्ट बना होगा बहुत आसान है भी। अगला सवाल है, सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये आपने बता दिया होगा, न्यूमेरिकल कर दिया होगा। अगला सवाल है, गैर न्यूमेरिकल के बाद Ni, इसमें पूछ रहा है विलयन हरा है, और इसका अगला सवाल है NiCN4 2- का विलयन रंगहीन है। भाई इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं CN4- में, इसलिए रंगहीन है, और उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो हरा है। ये भी जवाब हो सकता है, दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, CFT का सहारा लेके जवाब दे सकते थे आप इसका। अगला सवाल है कि ये अनुचुंबकीय है, अगला प्रतिचुंबकीय है। वो मैंने आपको बता रखे थे कि भाई ये युग्मन कर लेगा, परबल लिगेंड है, वो प्रक्रिया देके समझानी थी आपको। अगला सवाल था फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, बनवाया था, बहुत आसान है ये भी। और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण की समीकरण, यानी कि यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिख सकते थे PCl5 के साथ, एक रिएक्शन लिख सकते थे आप CH3COCl के साथ, एक मतलब और एक रिएक्शन आप दे सकते थे यहाँ पे HCN के साथ दे सकते थे। एक मतलब कहने का, एक आप OH समूह की पुष्टि करा देते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन दे करके, और एक रिएक्शन दे करके आप कीटोन समूह की पुष्टि करा देते, एक टोलन विकर्मक के साथ रिएक्शन करा सकते हो तो ऑक्सीकरण या चाहे गुण की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। 3 पूछ रहा है, बहुत सारी मैंने कराई है जो आपने दे दी होंगी, ठीक ठीक। अगला सवाल है, क्या होता है जब, इस सवाल में देखो एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये विलियम संश्लेषण अभिक्रिया है, नाम से ना पूछ के आपको इस तरीके से पूछ लिया, आई होप आपने कर दी होगी। अगला सवाल है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, भाई क्लोरोबेंजीन ले लो, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो, नाइट्रीकरण करना था मतलब यहाँ पे। अगला सवाल है, देखो तीसरा सवाल, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पर गर्म करते हैं, इसमें आपको फिनोल बना के आना था, बीच में सोडियम फिनोक्साइड बनाया होगा आपने। अगला सवाल है इसका, इसके बाद क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे तो भाई ऑर्थो पे और पैरा लोकेशन पे SO3H ग्रुप जोड़ना था यहाँ पे आपको। चलो, और इसके बाद है एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, जलीय KOH के साथ गर्म करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल, और अगर एल्कोहलिक के साथ करते हैं तो फिर एल्कीन बनती है आपकी। इसके बाद आपने यही सवाल करे होंगे, आई होप। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये भी आपको करा रखी है अगर आपने ये करे होंगे, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हैलोजन नाइट्रीकरण ये सब आपने कर दी होगी अगर करना होगा तो, वैसे आपने क्या ही करा होगा ये। अगला सवाल है, देखो IUPAC नाम, बहुत आसान, IUPAC दे दिए सारे के सारे। इसके अंदर देखो, अगर नाम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे काउंटिंग इधर से करेंगे, यानी कि नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दे रखे हैं, और यानी कि दो दो नाम इसका IUPAC नाम होगा, 2 2 3 ट्राइमेथिल पेंटेन थ्रियोन। आगे चलो, इसके बाद नेक्स्ट नाम हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ये भी बहुत आसान। आगे देखो, इसके बाद दे रखा है हमें तीसरा IUPAC नाम, तीसरा IUPAC में देखो कितने कार्बन दे रखे हैं हमें, मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका एथोक्सी ब्यूटेन। आगे चलो, इसके बाद फिनोल वाला कंपाउंड दे दिया, इसका नाम हो जाएगा आपका 2,6 डाइमेथिल फिनोल। आगे चलो, इसके बाद अगला सवाल का हो जाएगा आपका 4 क्लोरो 2 नहीं एक 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल,
और 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेनॉल हो जाएगा। आगे चलो इसके, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ ये नाम और साथ साथ आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर कुछ आपका शायद मिस्टेक होगी तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, बाकी हुई नहीं होगी। चलो आगे इसके बाद आपने ये ही बनाए होंगे आई होप। आगे देखो ये जो सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद का अनुमान लगाइए। ये अथवा में है, आपने वो ही वाले करे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, देखो जहां पे आप रिएक्शन कराओगे तो ये सारी रिएक्शन आसान है। इसके अंदर SOCl2 वाला भी करा रखा है, NaBH4 यहाँ पे चन वाला भी करा रखा है, और तीसरा जो सवाल है ये भी करा रखा है जिसमें टोटोमेरिज्म लगानी थी आपको, और दोनों भी वो भी करा रखे हैं HBr के साथ। चलो अथवा में है सवाल। आगे चलो इसके बाद 7वां सवाल है, इसमें आपने क्या किया होगा 7वें सवाल में, ब्यूटेन 1 ओल से ब्यूटेनोइक अम्ल। अरे सारों में ओइक अम्ल बन रहा है। देखो 7 के 7 में क्या कर दिया, 1 2 3 4 जो पहले 4 सवाल है उनमें सब में ओइक एसिड बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको सीधा मतलब है ऑक्सीडेशन करा दो, जैसे ब्यूटेन 1 ओल ब्यूटेनल जो भी है आप ऑक्सीकरण कराओ उसका, जैसे KMnO4 के द्वारा, और सीधा सीधा ऑक्सीकरण करा के और फॉर्मूला इधर लिखो, जैसे ब्यूटेन 1 ओल लिख दिया आपने और ऊपर लिख दो KMnO4 और डायरेक्ट वहां पे लिख दो ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। बस क्या करना है, बस फॉर्मूले लिखने हैं और ऊपर KMnO4 लिखना था, या कोई और सा भी रिएजेंट लिख सकते हो आप जिससे ऑक्सीडेशन करा ले। अगला सवाल था देखो 5th, एसिड एसिटिक एसिड अम्ल से एसिड एमाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो आपको मिल जाएगा एसिड एमाइड। अगला सवाल था देखो, एक कार्बनिक यौगिक अथवा में, आपने ये नहीं किया होगा, पहले ही किया होगा ये हो, लेकिन ये जो सवाल दे रखा है एग्जामिनर ने, ये मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल हर बार देने चाहिए पेपर में, ये बहुत बेहतर सवाल दिया है कॉन्सेप्चुअल। इसमें देखो कार्बनिक यौगिक दे रखा है आणविक सूत्र C8H16O2। जब इसको आप लिखोगे ना तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप एस्टर बना के लिख सकते हो इसे, CH3 CH2 CH2 C और फिर आगे इस तरीके से CH2 फॉर्म में लिख सकते हो। बीच में C करना था, यहाँ पे एस्टर के फॉर्म में लिखना था, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटन कराना है। फिर जब जल अपघटन कराओगे तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और एक आपके पास अल्कोहल बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे ख और ग का आपको नाम बताना है। रिएक्शन मैंने आपको जो बताया ना सी, वो इसको ये जो C8H16O2 लिख रहा है इसको आप एस्टर बना के लिख लो, जैसे आप लिखते हैं CH3 CH2 CH2 C और जो बच रहा है जितने CH2 वहां पे इस तरीके से लिखो और फिर जल के साथ रिएक्शन कराओ। C वाला पोर्शन जो है वो H+ के साथ रिएक्शन करेगा और आगे जो है OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इस तरीके से आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, यानी कि आपके पास ब्यूटेनोइक अम्ल बन सकता है शायद यहाँ पे, और आपके पास बन जाएगा दूसरा ब्यूटेनॉल। बस अब जो ब्यूटेनॉल बन गया आपके, उसका क्रोमिक अम्ल के साथ CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराना था। जब ऑक्सीकरण कराओगे तो आपके पास ऑक्सीकरण करके क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन से आपका ओइक एसिड बन जाएगा वो कंपाउंड। बस फिर इसके बाद आपको डिहाइड्रेशन कराना था और ये फाइनल ये हो गया। आगे लास्ट सवाल है, इसके बाद आपने जो किया होगा, देखो आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया कर दी होगी और डायजोटीकरण आपने कर दिया होगा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण आपने कर दिया होगा, तीनों पढ़ा रखे हैं, और अथवा में था तो आपको उससे छेड़ने की आवश्यकता भी नहीं। इस तरीके से ये पेपर समाप्त हुआ आपका और ये इसका पूरा एनालिसिस था। ओके।